हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 12th बोर्ड का जो बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग कर चुके हैं और आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर का डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अरेंज करना है अमोनिया और डाईइथाइल एमीन ट्राईइथाइल एमीन में कि इसका बेसिक कैरेक्टर कैसे हम लोग चेक करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट है कि NH3 में कोई भी डोनर ग्रुप नहीं है। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये बेसिक नेचर क्यों है। ये बेसिक इसलिए है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, अमोनिया। उसके बाद ये देखिए, नाइट्रोजन से एक H लगा हुआ है और 2 इथाइल ग्रुप इससे लगा हुआ है 2C2H5। अब ये होता क्या है कि ये जो C2H5 है ना, ये डोनर ग्रुप है। डोनर ग्रुप होने से इसके लोन पेयर के देने का टेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी तरह से अगर 3 डिग्री में बात करें, नाइट्रोजन में 3 इथाइल ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, C2H5 ट्राई इथाइल एमीन आप बोल सकते हैं। यहाँ पर 3 डोनर ग्रुप है। 3 इथाइल ग्रुप क्या है? डोनर है। डोनर होने से लोन पेयर देने का टेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है जब उसका डोनेटिंग कैपेसिटी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसीलिए 3 डिग्री का ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद फिर 1 डिग्री का। तो 3 डिग्री में यहाँ पर हम देख रहे हैं C2H5 होल थ्राइस N इज़ ग्रेटर देन C2H5 होल ट्वाइस N, और सबसे पीछे जो ऑर्डर होगा वो अमोनिया का होगा। ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। वैसे इस क्वेश्चन के लिए एक देखा जाता है कि एक्वस सॉल्यूशन है या फिर गैसेस मीडियम है। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग गैसेस मीडियम में ही ऑर्डर लिखते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा नहीं है, इसलिए हम लोग गैसेस मीडियम में ये चीज़ देख रहे हैं। अगर ये मीडियम एक्वस होता तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते इसका जो ऑर्डर है वो चेंज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए, डीनेचुरेशन क्या होता है? प्रोटीन का एक खास तरह का बायोलॉजिकल फंक्शन होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है। बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर दिखाते हैं। तो अगर प्रोटीन में किसी खास तरह का टेम्परेचर प्रेशर को अगर चेंज किया जाए तो उसका जो एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो अपना लॉस कर देता है और जो रिएक्शन है वो बदल जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब भी व्हेनेवर टेम्परेचर और प्रेशर अल्टर्ड देन देयर इज ए चेंज इन सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर चेंज कर जाता है और उसका बायोलॉजिकल फंक्शन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ इथाइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। अब देखिए, ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन से रिलेट करता है। यहाँ पर रिएक्शन दिखाना है बेंजीन का। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बेंजीन बनाते हैं हम लोग। बेंजीन का रिएक्शन करना है इथाइल ब्रोमाइड से। इथाइल ब्रोमाइड का फार्मूला होगा C2H5Br, और फिर किसके प्रेजेंस में है? अनहाइड्रस AlCl3 के। यहाँ पर हम लिखेंगे अनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पर हैलोजन सेम होना था, बट एग्जाम में क्वेश्चन में सेम नहीं दिया गया। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से कौन सा कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट इस रिएजेंट से क्या निकालता है? निकालता है C2H5+। ये एक तरह का फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन से बिलोंग करता है और बेंजीन पर डायरेक्टली ये जा करके अटैच हो जाएगा और इसका नाम होगा इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन। तो ये इसको इसी तरह से इसको लिखना है। और आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ इथाइल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 देन इथाइल बेंजीन इज फॉर्म्ड। ये इक्वेशन आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पावर अल्कोहल। देखिए, पावर अल्कोहल कुछ नहीं, ये एक फ्यूल के बारे में आपसे पूछा गया है कि फ्यूल क्या, जो अभी जो जितने भी कार्स हैं, स्कूटर हैं, बाइक्स हैं, उसमें किस तरह का फ्यूल इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें 80% और 80% पेट्रोल यूज होता है और 20% इथेनॉल वहाँ पर यूज होता है। एट्टी 80% पेट्रोल यूज होता है और 20% इथेनॉल उसमें यूज होता है। और थोड़ा सा इसमें बेंजीन ऐड कर दिया जाता है और ये पूरा मिला करके बेंजीन मिलाने के बाद वो जो एक मिक्सचर तैयार होता है वो एक
एनर्जी प्रोवाइड करता है और वही एनर्जी फ्यूल के रूप में गाड़ी में इस्तेमाल होता है और इसी को ओवरऑल पावर अल्कोहल के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। देखिए इस क्वेश्चन में जो पूछा गया इसमें एक छोटा सा फॉल्टिंग क्या है कि यहाँ पर मोलारिटी नहीं होना चाहिए था। अगर आपके पास क्वेश्चन हो, यहाँ पर हमने लिख रहा है कि कोड ई क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर मोलारिटी के जगह पर मोलालिटी होना चाहिए था, तो ये बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में एरर है। फिर भी इस चीज़ को इग्नोर किया जा सकता है। सबसे पहले बताते हैं कि इसको लिखना क्या है कि व्हाट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है? देखिए ये डिफाइन करता है कि एक मोल सॉल्यूट जब डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, एक मोल सॉल्यूट जब डिसॉल्व होगा 1 kg सॉल्वेंट में, तो उसको जब सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाता है। जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड करेंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है और ये डिपेंड करता है उसके मोलालिटी पर, ठीक है। मतलब कि जो भी बॉइलिंग पॉइंट है, अगर हम बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। मोलालिटी ये इसका इक्वेशन होता है। जब इसको प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाएंगे तो डेल्टा टीवी इक्वल टू यहाँ पर एक कांस्टेंट देते हैं केबी और मोलालिटी को हम लोग स्मॉल एम लिखते हैं। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ये केबी जो हो गया यही होता है बॉइलिंग कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी इसको कहते हैं या फिर इसको हम इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से रिलेट करता है। तो इसको लिखने के लिए बहुत अच्छा से आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। लिखने का जो पैटर्न होगा कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसा हमने अभी बताया आपको, इवन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg, तो उसमें जो इंक्रीज होता है उसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं और जो एक कांस्टेंट वहाँ पर होता है केबी, उसको हम बॉइलिंग कांस्टेंट बोलते हैं, उसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी यहाँ पर बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ये एक सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर से बिलोंग कर रहा है और इसमें यह है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग मॉलिक्यूलर मास मेजरमेंट करते हैं और अगर हम वही मॉलिक्यूलर मास उसी मॉलिक्यूल का अगर हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करें तो वो उससे डिफरेंट आता है। ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व हुआ जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग ने मैच करा है, तो ये जो डिफरेंट आया इसी को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है चूंकि, तो इसलिए इसको इतना भाषा में लिखा जा सकता है कि द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास व्हेन कैलकुलेटेड फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन आर डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यूज। दिस वैल्यूज आर ऑफन रेफर्ड एज एबनॉर्मल वैल्यू। मतलब डिफरेंट हो गया, जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाला वो और जो एक्सपेरिमेंटली निकाला वो दोनों क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो उसी को हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक रबर। देखिए सिंथेटिक रबर ये जस्ट याद करने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें 2 आता है, एक क्लोरोप्रीन और एक नियोप्रीन, ठीक है। ये 2 मॉलिक्यूल है जो कि सिंथेटिक रबर है और इसका फार्मूला भी देखेगा। क्लोरोप्रीन का जो होता है 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन और ये उसका मोनोमर यूनिट है क्लोरोप्रीन और नियोप्रीन, ये दोनों क्या है? सिंथेटिक रबर होते हैं। बस इतना सा लिखना है इसमें। 8 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव होता है कि जैसे कि आप देखे होंगे कि अगर घर में कोई किसी भी तरह का कोई जूस अगर निकाला जाता है वो 1 से 2 दिन में खराब हो जाता है, लेकिन जो पैकेज्ड होता है उस पैकेज्ड में क्या होता है? कुछ केमिकल्स मिला करके और 6 महीना साल भर के लिए उसको प्रिजर्व रखा जाता है। तो प्रिजर्वेटिव क्या करता है कि जब प्रिजर्वेटिव आप किसी खाना में ऐड कर देंगे और उसको पैक कर देंगे तो वो रोक देता है जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, जो बैक्टीरिया है, जो ग्रोथ होता है उसको या तो उसको स्लो डाउन कर देता है या फिर उसको मार देता है। ज़्यादातर स्लो डाउन कर देता है, मतलब इतना दिन तक वो बैक्टीरिया उसमें रिएक्ट नहीं करेगा और उसके बाद से वो करना शुरू कर देगा। मतलब इसका क्या हुआ, इसीलिए देखिएगा पैकेज पर क्या होता है कि एक एक्सपायरी डेट होता है, मतलब कि इतने दिन के अंदर आप यूज ना करेंगे उसके बाद से बैक्टीरिया फिर से एक्टिव हो जाएगा और वो चीज़ों को खराब कर देगा। तो फूड को लंबे समय तक
प्रिजर्व रखने के लिए जो हम लोग केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, अक्सर बेंजोएट वगैरह उसमें डाला जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। इसको लिखना इस तरह से है कि केमिकल सब्सटेंस दैट डिले, देखिए लिखा हुआ है दैट डिले, जो कि लेट कर दे या फिर उसको स्टॉप कर दे द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन फूड, जो कि क्या करता है, स्पॉइल करता है या फिर उसको डिस्कलर कर देता है चीज़ों को, आर कॉल्ड फूड प्रिजर्वेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्लैग। ये एक मेटोलॉजी चैप्टर से बिलोंग करता है, जैसा कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि मेटोलॉजी एक चैप्टर है जिसमें हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो अगर आयरन का एक्सट्रैक्शन पढ़े होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे कि उसमें एक इम्प्योरिटी होता है, एक नॉन फ्यूजिबल सब्सटेंस। नॉन फ्यूजिबल सब्सटेंस का मतलब हुआ कि वो उसमें मेल्ट नहीं कर पाता है। तो स्लैग क्या है, एक नॉन फ्यूजिबल सब्सटेंस, फ्यूजिबल सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो ये बनता कब है, जब हम फ्लक्स उसमें इस्तेमाल करते हैं। फ्लक्स क्या है, जब उसमें आप मिला दीजिएगा तो वो एक फ्यूजिबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, वो मेटल से बाहर निकल जाता है जो इम्प्योरिटी के फॉर्म में होता है, तो उसी को स्लैग कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको लिखा कि इट इज़ द फ्यूजिबल प्रोडक्ट formed when flux react with impurity which is non fusible। मतलब पहले क्या था, ये नॉन फ्यूजिबल था, और जब फ्लक्स से इसका रिएक्शन कराएं तो ये क्या बन गया, फ्यूजिबल हो गया। अब ये आसानी से मेटल से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, इसी को बोलते हैं स्लैग। नेक्स्ट है नोबल गैसेस हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक रेडियस बाय। नोबल गैस का रेडियस ज़्यादा होता है, क्यों? देखिए नोबल गैस का रेडियस ज़्यादा इसलिए होता है कि नोबल गैस में वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करता है। आप जानते हैं कि नोबल गैस में किसी तरह का कोई बॉन्डिंग नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटली बात करें अगर तो एक जेनॉन है और एक रेडॉन है, और इसमें सबसे ज़्यादा जेनॉन है जो थोड़ा बहुत कंपाउंड को डेवलप करता है। लेकिन ऐसे देखा जाए ये एक इनर्ट गैस होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो नोबल गैस के अंदर चूंकि रिएक्टिविटी नहीं होता है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है कि इंटरैक्शन डेवलप करता है, वो वांडर वाल इंटरैक्शन डेवलप करता है। तो वांडर वाल फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में डेवलप करता है ये बहुत बड़ा होता है, इसलिए एक वांडर वाल रेडियस एग्जिस्ट करता है। और अदर एटम्स में क्या होते हैं जो नॉन मेटल्स हैं, खास करके उसमें कोवैलेंट रेडियस आएंगे, या फिर उधर आप मेटल में जाएंगे तो आयोनिक रेडियस डेवलप करता है, फिर मेटालिक रेडियस डेवलप करता है। तो वांडरवाल रेडियस जो होता है, ये वांडरवाल रेडियस काफ़ी बड़ा होता है, सबसे बड़ा। मतलब अगर देखा जाए पीरियोडिक टेबल में इसका एक आंकड़ा है कि इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ कोवैलेंट रेडियस। जो वांडरवाल रेडियस होता है इट इज़ द 2 टाइम्स ऑफ कोवैलेंट रेडियस। तो पीछे अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इस समय कोवैलेंट रेडियस होता है, जबकि नोबल गैस पर जाते हैं तो वांडरवाल रेडियस होता है। तो वांडरवाल रेडियस इज बिगर देन कोवैलेंट रेडियस, इसलिए इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि नोबल गैसेस हैव कंपेयर्ड लार्ज एटॉमिक रेडियस व्हाई। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि यहाँ पर एक्सेल्डिंग इफेक्ट ये सब कम हो गया, जिसकी वजह से खिंचाव कम हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नोबल गैसेस हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइज। ठीक है, ये तो पूछा है क्यों, बिकॉज दे हैव वांडरवाल रेडियाई व्हाइल अदर मॉलिक्यूल्स इज कोवैलेंट रेडियाई एंड वांडरवाल रेडियाई इज ग्रेटर देन कोवैलेंट रेडियाई। सेम थिंग, इसी तरह से हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज पेप्टाइजेशन। देखिए मैं बताते चलूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये 20 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, जिसमें से 10 शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखना था वहाँ पर। ठीक है, सब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सब है। व्हाट इज पेप्टाइजेशन। देखिए पेप्टाइजेशन क्या होता है, ये सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से बिलोंग करता है। सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, उसमें बताया गया कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स के कुछ फिक्स साइज हैं। ठीक है, 1 to 1000 नैनोमीटर का एक रेंज बताया गया है कि एक पार्टिकल जब एक 1 to 1000 नैनोमीटर का रेंज किसी सॉल्यूशन में बनाए तो उसको हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको बनाने का तरीका होता है कि एक हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लेते हैं, एकदम ताज़ा बना हुआ प्रेसिपिटेट, और उसमें हम थोड़ा सा लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जिससे कि उसके ऊपर एक चार्ज डिस्पर्स्ड हो जाता है और वो चिपकता नहीं है, वो एक दूसरे को अलग कर लेता है। इससे क्या होता है कि उसका साइज एक कोलाइडल रेंज में मेंटेन हो जाता है। तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन। मतलब कि ये दिस टर्म बिलोंग्स टू प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो पेप्टाइजेशन क्या है कि व्हेन little amount of electrolyte is added in freshly prepared precipitate, then it converted into colloidal range। देख सकते हैं, the conversion of precipitate into colloidal state by adding suitable electrolyte is called peptization। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज सॉर्प्शन, गिव एन एग्जांपल। देखिए सॉर्प्शन क्या है,
सॉर्प्शन क्या होता है कि पार्टिकल का अट्रैक्शन, अब जब अट्रैक्शन होगा तो वो कहाँ होगा, सरफेस पर होगा, इनसाइड द सरफेस होगा। तो अब ऐसा फिनोमेना जिसमें कि पार्टिकल जब इंटरैक्ट होता है तो वो सरफेस एज वेल एज उसके सरफेस के अंदर चला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन। ठीक है, अब इसी में एक टर्म फिर डेवलप होता है एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। अगर सरफेस पर हो तो एडजॉर्प्शन, अगर सरफेस के अंदर हो तो वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है। लेकिन जब दोनों फिनोमेना एक साथ होने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन। तो यहाँ पर इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं कि सॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि डाइंग ऑफ कॉटन फाइबर्स बाय एजोडाइज। तो ये इसका आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज सोप, हाउ डज इट एक्ट इन क्लींजिंग इन क्लॉथ। मतलब पहले तो सोप क्या है, सोप को अगर डिफाइन करें तो एक सोडियम एंड पोटेशियम का एक फैटी एसिड होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है सोडियम एंड पोटेशियम का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। और ये कैसे वर्क करता है, इसका एक्शन क्या होता है कि जैसे कि जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो डर्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, और यहाँ जो सोप होता है ये भी ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। तो जो डर्ट पार्टिकल है वो वाटर से इंटरैक्ट नहीं होता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कोई इंटरेक्शन डेवलप नहीं करता है। तो डर्ट पार्टिकल्स ऑर्गेनिक है, साबुन क्या है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का क्या होगा, एक इंटरेक्शन होगा, ये एक दूसरे में ट्रैप हो जाते हैं। और जब वाटर का फ्लो कराया जाता है तो वो पानी के बहाव के साथ जो डर्ट पार्टिकल्स हैं वो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के साथ मूव करके और वहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से इसका क्लींजिंग एक्शन एक होता है। हमने लिखा है कि सोप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जैसे कि स्टेरिक या ओलेइक एसिड या पामिटिक एसिड भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। The dirt present on clothes is organic in nature and insoluble in water. Therefore, it cannot be removed by only washing with water. When soap is dissolved in water, its hydrophobic ends attach with the dirt and remove it from the cloth. तो मैंने आपको जो समझा दिया उसी चीज़ को एक अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर लिखा गया है, आप इसे लिख सकते हैं। 14 नंबर में है कि हाउ आर मेटल रिफाइंड बाई बेसमेराइजेशन। देखिए बेसमेराइजेशन क्या है, एक बेसेमर होता है। बेसेमर का मतलब होता है कि उसमें एक कॉपर मेट होता है जिसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी होता है। तो आपको क्या करना होता है कि आप उसमें एक एयर पास कराते हैं, कि एयर का फोर्स उसमें पास कराते हैं, तो वो कॉपर मेट कॉपर ऑक्साइड में बदलता है, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड के साथ, और बाद में 99% प्योर कॉपर वहाँ से आप निकाल पाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बेसेमराइजेशन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं फिगर भी हमने यहाँ पर इन्वॉल्व करा है कि यहाँ पर यही बेसेमर है। यहाँ देखिए एयर इन हो रहा है, यहाँ से एयर निकलेगा, यहाँ पर कॉपर मेट डाला गया है, और जब एयर इसमें इन करता है तो यहाँ से जो बाहर निकलता है मेल्ट होकर के वो उसमें कॉपर होता है और वो वहाँ पर इम्प्योरिटी के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो बेसमेराइजेशन इज अ मेटोलॉजिकल प्रोसेस, एक मेटलॉजी चैप्टर से बिलोंग कर रहा है। बेसमेराइजेशन इज ए मेटोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द एयर इज ब्लोन टू द कॉपर मेट विच इज केप्ट इन द बेसेमर कन्वर्टर, जो कि यहाँ फिगर में बेसेमर कन्वर्टर, ऐसे एग्जाम में फिगर नहीं बनाना है बट आपको एक स्टेटमेंट लिखना है। एंड दिस ब्लास्ट ऑफ एयर, इसमें क्या करते हैं, एयर इज ब्लोन टू द कॉपर मेट, हम उसमें एयर पास कराते हैं, which is kept in बेसेमर कन्वर्टर, जो कि इसके अंदर रखा होता है। एंड दिस ब्लास्ट ऑफ एयर कन्वर्ट ए पार्ट ऑफ कॉपर सल्फाइड टू कॉपर ऑक्साइड, कॉपर जो सल्फाइड के फॉर्म में है जिसको हम कॉपर मेट बोल रहे हैं वो बदल जाता है, जो कि हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन तो पास करा ही रहे हैं, तो वो सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड में। ठीक है, और इस तरह से 99% प्योर कॉपर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसेमर कन्वर्टर। ठीक है, इतना लिख देना है, बस हो जाएगा। 15 नंबर है कि वाटर क्रिस्टलाइन सॉलिड, गिव एग्जाम्पल। सॉलिड स्टेट और 12th चैप्टर का ट्वेल्थ का सबसे पहला चैप्टर जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी सारा क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन अभी पूछा गया, और उसका पहला पॉइंट यही पढ़ना है कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल एंड एमॉर्फस। तो क्रिस्टल्स का एक प्रॉपर्टी होता है और एक एमॉर्फस का प्रॉपर्टी होता है। तो क्रिस्टल्स के क्या प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कि उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है उसमें, और उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट तो होता ही है। जब हम एक शार्प एज टूल से कट करते हैं तो उसका सरफेस स्मूथ होता है। तो ये क्रिस्टल सॉलिड्स का एक प्रॉपर्टीज़ है। तो क्या है ना कि हम उस सारे प्रॉपर्टीज़ को लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा वाटर क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एग्जांपल्स में आप देख ही सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, डायमंड ग्रेफाइट, ये सब तो होता ही है। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ लिखा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डिफरेंट ज्योमेट्री, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, अनिसोट्रोपिक इन नेचर एंड हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और एग्जाम्पल्स में ये लिख दिए है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, पता नहीं कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
16 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉइंट डिफेक्ट। देखिए ये भी सेम चैप्टर से बिलोंग करता है, द सॉलिड स्टेट, जो कि एक क्या डिफेक्ट्स वाले सेक्शन से है कि जो भी क्रिस्टलाइजेशन होता है, जो भी मतलब सॉलिड अरेंजमेंट होता है, तो उसमें किसी वजह से कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी आता है, इसी को हम लोग डिफेक्ट्स बोलते हैं और डिफेक्ट्स इन सॉलिड बोलते हैं। तो अगर ये इरेगुलरिटी इन पार्टिकल्स अगर किसी पॉइंट के अबाउट आ जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि व्हेन irregularities in arrangement of particles found around a point then it is called point defect. This defects occurs only at around a single lattice point. They do not extend in space in any dimension. चूंकि एक पॉइंट डिफेक्ट है तो किसी लाइन के अलॉन्ग या किसी 3D में नहीं ये होता है, बस एक पॉइंट मिसिंग होता है वहाँ पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। ये डिफेक्ट इन सॉलिड है। 17 नंबर है कि व्हाट आर इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स। देखिए एक्टिनाइड और लैंथेनाइड जो 57 एटॉमिक नंबर के बाद से ये शुरू होता है, तो लैंथेनाइड्स क्या होता है, लैंथेनाइड्स एटॉमिक नंबर 57 के बाद शुरू होने वाला जो कि F ब्लॉक का एलिमेंट है, अलग से होता है। पीरियोडिक टेबल के नीचे देखिएगा 2 ग्रुप इस तरह से मतलब मिलेगा जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज होता है। तो देखिएगा वैसे तो उसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 होता है, लेकिन उसका जो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +3। तो लैंथेनम में देखिएगा LnCl3 ऐसा बनता हुआ लैंथेनम क्लोराइड LnCl3, तो जो उसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3 है। तो इसका भी आंसर आप देख सकते हैं कि लैंथेनाइड्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे ऑल्सो शो +2 +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड इज +3। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ डबल साल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स साल्ट। देखिए ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि ये चीज़ आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से पूछा गया और बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या डिफरेंस होता है एक डबल साल्ट और एक कॉम्प्लेक्स साल्ट में। हालांकि दोनों में ही 2 तरह के साल्ट मिलकर के कंपाउंड बनते हैं। तो देखिए डबल साल्ट में क्या होता है कि अगर आप उसको डिसॉल्व करेंगे तो उसमें सिर्फ सिंपल केटायन और एनायन उसमें डेवलप होता है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स साल्ट को अगर आप डिसॉल्व करते हैं तो उसमें कम से कम एक कॉम्प्लेक्स आयन तो मस्ट भी होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। देखिएगा इसका आंसर भी बिल्कुल एज इट इज है कि अ डबल साल्ट डिसोसिएट इनटू वाटर इन द फॉर्म ऑफ सिंपल केटायन और एनायन व्हाइल कॉम्प्लेक्स आयन गिव्स एट लीस्ट 1 कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक, नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड। देखिए गैस इन सॉलिड, अब देखिए होइएगा जो प्लैटिनम सरफेस होता है या पैलेडियम सरफेस होता है उस पर गैसेस जैसे हाइड्रोजन गैस अगर हम उस पर से पास कराएं तो उसका एक एफिनिटी होता है जो गैस मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह का जो कोई फेनोमेना है हम कह सकते हैं कि वो एक सॉल्यूशन बनाएगा गैस इन सॉलिड का। इसका आंसर देखिए, हाइड्रोजन इज गैस एट एसटीपी एंड द प्लैटिनम इज सॉलिड, हेंस हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड इन सॉल्यूशन। तो ये इसका एग्जैक्टली आंसर होगा 20 नंबर। एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो टेस्ट में भी हमने बहुत सारी बार ये क्वेश्चन करा चुका है और लोगों ने इसका आंसर भी दे रखा है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो, जिस π1 = π2, बस इतना सा लिख देना है। 2 सॉल्यूशन जिसका कि ऑस्मोटिक प्रेशर 2 सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और आप एक सॉल्यूशन का π1 मानते हैं, दूसरे सॉल्यूशन का π2, पाई डिनोट ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए इसका इस तरह का होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक क्या जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई थिंक आपको पता देख लीजिएगा ये वीडियो और देखिएगा कि आपने जो क्वेश्चन करा है एग्ज़ाम में, हमने काफ़ी लेट से ये वीडियो बनाया है क्योंकि कुछ इशू था। और देखिएगा ये आगे भी हेल्पफुल होगा क्योंकि क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जो 12th के लिए होता है वो बार बार रिपीटेड होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये सब क्वेश्चन आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।